हेलो स्टूडेंट्स। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कॉम्पटन वेवलेंथ, है ना। हमने कॉम्पटन वेवलेंथ देखा, उसके लिए वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की और वो हमारे पास आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम और ये फिक्स होती है क्योंकि इसमें लैम्डा नॉट जो कॉम्पटन वेवलेंथ है उसका हर टर्म एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 8 से हमने क्या लिया, ये कॉम्पटन शिफ्ट की ये इक्वेशन हमने निकाली थी कॉम्पटन में, है ना भाई। और इस तरीके से हमने इसमें 3 केसेस पढ़े। पहला केस था फॉरवर्ड स्कैटरिंग का, जिसमें इंसिडेंट फोटोन जो है उसके इक्वल ही हमें वेवलेंथ मिलती है स्कैटर्ड फोटोन की। इसका मतलब कॉम्पटन इफेक्ट शो नहीं होता है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट का एग्जिस्टेंस तभी है जब दो तरीके की वेवलेंथ मिले, एक तो इक्वल हो इंसिडेंट के और एक उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, ठीक है। नंबर 2 पे हमने पढ़ा परपेंडिकुलर स्कैटरिंग के बारे में। उसमें हमने देखा कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ मिलती है हमें, मतलब जो कॉम्पटन शिफ्ट मिलता है हमें, वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल मिलता है, ठीक है। इसमें हमने ये डिस्कस किया था। देन हमने फिर बैकवर्ड स्कैटरिंग के बारे में डिस्कस किया था। बैकवर्ड स्कैटरिंग तब शो होती है जब आपके एंगल फाई इज इक्वल टू पाई होता है और इसमें जो आपकी कॉम्पटन शिफ्ट मिलती है वो कॉम्पटन वेवलेंथ का डबल मिलती है। अच्छा, एक चीज़ जो बच्चों में मतलब गफलत हो रही थी, है ना, और वो गफलत जायज़ भी है क्योंकि गलती मुझसे ही हुई थी, है ना। तो एक तो हिमांशु है और एक तुषार है, उन्होंने मेरे को जो h/m0 c स्क्वायर की, यहाँ पे कर देती हूँ h/ मैंने आप सभी से पूछी थी h/m0 c स्क्वायर की डायमेंशन पूछी थी, है ना। तो तुषार ने जो मेरे को बताई थी वो थी m0 l0 और t1 कुछ बताई थी, है ना। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो टाइम की जो थी उसके इक्वल आई थी h/m0 c स्क्वायर की। बट भाई मैं उसको वेवलेंथ कह रही थी ना, तो वेवलेंथ की टाइम के इक्वल कैसे हो सकती है? वेवलेंथ की जो डायमेंशन होती है वो तो मीटर होती है ना। तो ठीक है, वैसे तो आपको ये जो फॉर्मूला दिया था उस हिसाब से तो टाइम की सही है, लेकिन हम h/m0 c स्क्वायर को फिर हम कॉम्पटन वेवलेंथ नहीं कहेंगे। फिर मैंने उसको पिछले वीडियो में करेक्ट कर दिया था, एक्चुअली वो थी h/m0 c, ठीक है। ये है आपकी कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। और कॉम्पटन वेवलेंथ के लिए इसकी जो डायमेंशन मिली होगी आपको वो मिली होगी m0 l1 t0, यानी कि लेंथ की वेवलेंथ, लेंथ की जो डायमेंशन है उसके इक्वल, क्योंकि हम वेवलेंथ कह रहे हैं ना, तो वेवलेंथ हो चाहे नॉर्मल लेंथ हो उसके लिए जो डायमेंशन मिलेगी वो मीटर में मिलेगी, यानी कि लेंथ के इक्वल मिलेगी। समझ में आ रही बात? तो आपने जो बताई थी वो सही है, लेकिन हम फिर इसको कॉम्पटन वेवलेंथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। कॉम्पटन वेवलेंथ ये होगी। समझ में आ गया आपको? तो आई होप ये वाला जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों के, है ना। ओके, अब मैंने आपको जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको एक ग्राफ बनाने के लिए दिया था। तो इसमें मुझे शीतल ने ग्राफ बना करके और मुझे व्हाट्सएप किया है, उसका वो सही है, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि भाई अगर मैं इस पॉइंट को इसके कॉरस्पॉन्डिंग लूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को इसके कॉरस्पॉन्डिंग लूँ, तो आपका ग्राफ कैसा मिलेगा? सीधी लाइन, है ना, वो ठीक है। बट 0 से 0.0242 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होंगी भाई, ये तो है नहीं कि इसके जस्ट बाद यही वैल्यू है। अब वो मैंने शो नहीं की, लेकिन आप इसके बीच में भी तो रीडिंग्स लोगे तो वो ऐसे इक्वली नहीं मिलती, मतलब ये सीधी लाइन का कर्व नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपसे जितना कहा था उस हिसाब से मेरे को जो शीतल ने भेजा वो ठीक है, लेकिन मैं आपको अब करेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। उसको जितना समझ में आया और आप सभी को मैंने जितना बोला था उस हिसाब से अगर आप इन दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन 0 से 0.0242 के बीच में जब मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मतलब कॉम्पटन इफेक्ट के जो एपरेटस है उससे जब मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ और लैम्डा और फाई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो 0 और 0.242 के बीच में काफ़ी सारी वैल्यूज आती है। इसी तरीके से 0.0242 और 0.0484 के बीच में भी काफ़ी वैल्यूज आएंगी, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर जब हम एंगल मेजर करेंगे तो जो ग्राफ हमें मिलता है, एग्जैक्टली जो ग्राफ मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। वो आप देखना, थोड़ा सा इसमें कर्वी शेप आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा फ्री हैंड से बनाना आप ग्राफ को, ठीक है। हल्के हाथों से, जितना हल्के हाथों से ग्राफ बनाओगे उतना आपका सही बनेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये तो हो गया पॉइंट इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये जो हो गया पॉइंट इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। समझ में आ गई बात? तो ज़्यादा कर्वी शेप नहीं होता, ऐसा ना करें आप इसको बिल्कुल ही कर्व बना दे, तो उसको तो हल्के बिल्कुल फ्री हैंड से ग्राफ बनाओगे तो सही बनेगा। टाइट रखोगे हाथ को तो ग्राफ हमेशा गलत बना के आओगे, ठीक है। थोड़ा हल्का सा कर्वी शेप रखनी है आपको, थोड़ा सा हल्का सा कर्वी शेप यहाँ रखनी है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली जब लैम्डा और फाई के बीच में ग्राफ खींचा गया
तो इस तरीके का हमें फाइंड आउट होता है। अब ये कर्वी क्यों हुआ, क्योंकि π/2 और 0 के बीच में काफ़ी एंगल्स होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज़ यहाँ मिलेगी। इस तरीके से π/2 और पाई के बीच ये पाई है ना, इस तरीके से π/2 और पाई के बीच में भी काफ़ी वैल्यूज़ होंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी काफ़ी वैल्यूज़ होंगी। तो ये थोड़ा सा कर्वी शेप लिए हुए होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ग्राफ भी आपको समझ में आ गया, कॉम्पटन वेवलेंथ समझ में आ गया आप सभी को, कॉम्पटन शिफ्ट समझ में आ गया, और उसमें जो हमने स्कैटरिंग एंगल रखे उससे हमने 3 डिफरेंट केसेस पढ़ लिए हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब हम देखते हैं कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष, यानी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या है, हमें क्या मिला, क्या पता चला इस पूरे एक्सपेरिमेंट से। नंबर 1, पहली चीज जो इससे पता चली वो ये पता चली कि जो फोटोन है वो एक कण प्रकृति रखता है, इससे ये चीज सिद्ध हुई। समझ में आई आपको? तो आप किस तरीके से कहेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट इट proves that photon exists in nature of a particle, यानी कि ये जो हमारा कॉम्पटन प्रभाव है इससे फोटोन की कण प्रकृति की सत्यता सिद्ध होती है। समझ में आ गई बात आपको? क्यों? क्योंकि आपने देखा ना कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, एक्सरे जो थी वो किससे टारगेट कर रही थी, एक इलेक्ट्रॉन को हिट कर रही थी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ग्रहण कर रहा था वो फोटोन की फॉर्म में ग्रहण कर रहा था, किसकी, एक्सरे को। समझ में आ गई? तो फोटोन मतलब कण, एक पार्टिकल को वो क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, कौन, इलेक्ट्रॉन। फिर उस एनर्जी को उसने डिफरेंट वेवलेंथ की फॉर्म में निकाला। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ से आपकी फोटोन की पार्टिकल नेचर प्रूव होती है। समझ में आ गई? नंबर दो जो पॉइंट प्रूव होता है इससे, वो ये सिद्ध होता है कि जो फोटोन है वो एक अविभाज्य कण है। समझ में आई बात आपको? यानी कि आपने देखा ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन से जब ये एनर्जी इसको एब्जॉर्व कर रहा था, ये पूरे फोटोन को एब्जॉर्व कर रहा था। कहीं पर भी आपने hν/2 इस तरह के किसी शब्द का यूज नहीं किया, मतलब आधा फोटोन या फोटोन का कोई अंश वो ले रहा हो और फोटोन का कोई अंश वो क्या कर रहा हो, निकाल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि फोटोन एक अविभाज्य कण है, यानी कि जिसको हम और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या प्रूव होता है, इट प्रूव्स दैट फोटोन इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल। समझ में आ गई कि फोटोन एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, इससे ये भी प्रूव हो जाता है। नंबर थर्ड इससे क्या पता चलता है, आपने देखा कि आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज लिया था, m = m0/1 - v²/c², यानी कि ये मास की वेलोसिटी पर डिपेंडेंस को बताता है। ये आइंस्टीन का फॉर्मूला है। आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी नियर अबाउट हो वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तो उस केस में जो मास है वो रेस्ट मास से बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो m है वो ग्रेटर देन आता है किसके, m0 के। बट ये वेलोसिटी लेना, प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन उसने कंडीशन बता दी थी कि अगर ऐसा होगा तो ही मास जो होगा, मूविंग मास, वो रेस्ट मास से ज़्यादा होगा। समझ में आ गई? तो आइंस्टीन के मूविंग मास की वेलोसिटी पर डिपेंडेंसी को भी ये प्रूव करता है। तो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि आइंस्टीन ने जो ये रिलेशन दिया था वो भी एकदम करेक्ट है। समझ में आ गई? तो आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्पटन इफेक्ट फॉर्मूला, it also proves the verification of Einstein's velocity dependence upon mass। समझ में आ गई बात? तो इस वाले हमारे कॉम्पटन इफेक्ट का जो सूत्र हमने डिराइव किया है, उससे आइंस्टीन के वेग की द्रव्यमान पर निर्भरता भी, उसकी सत्यता भी सिद्ध हो जाती है।
बात समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका कॉम्पटन इफेक्ट, बेसिक कॉम्पटन इफेक्ट खत्म हो गया, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है अभी। अब आप सोचोगे कि कैसे, क्योंकि भाई कॉम्पटन इफेक्ट में हमने फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, फॉर्मूले के जो केसेस थे वो भी डिराइव कर लिए, कंक्लूजन भी हमने देख लिया, कंक्लूजन के अलावा हमने जो हमारा ग्राफ है वो भी देख लिया हमने। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस क्वांटम फिजिक्स की जान है। कुल मिला के बात ये, आप ये समझ के चलो, इससे ज़्यादा तो और क्या कहूँ मैं, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक काम आते हैं, ठीक है? और आपकी इसी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का तो छोड़ो, ठीक है? अब आप एप्लीकेशन भी तो देखोगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हम कॉम्पटन इफेक्ट के इस फॉर्मूले से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी तो देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसमें जो नेक्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड वो है हमारा, इसी में है ये, है ना? मतलब कॉम्पटन इफेक्ट तो हो गया, फॉर्मूला निकल गया, आगे देखें हम। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ था, हमने देखा था कि जब फोटोन की फॉर्म में एक्सरे इलेक्ट्रॉन से टकराई थी तो कुछ फोटोन की फॉर्म में निकल गई थी और एक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल हो गया था। तो हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन जब रिकॉइल हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी के, और वो कितनी होती है, वो होती है 12mv², है ना? हम सभी जानते हैं, ये तो है नहीं कि हम जानते नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये होगी कितनी 12mv²? ये होगी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही, कॉमन सेंस लगाओ भैया। आपका ये फोटोन टकराया था इलेक्ट्रॉन से, ये फोटोन के रूप में एनर्जी निकल गई थी और बाकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई थी। तो ये जितनी भी एनर्जी लेकर के आया और इसकी एनर्जी थी h², ठीक है? इसने कुछ एनर्जी इसकी फॉर्म में निकाल दी फोटोन की फॉर्म में और बाकी की इलेक्ट्रॉन को मिल गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी में से फोटोन की एनर्जी माइनस कर दो, तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो आपके पास कितनी आ गई, k इज इक्वल्स टू, इसकी फोटोन इंसिडेंट एनर्जी थी h और इसकी स्कैटर्ड फोटोन की थी h², ठीक है? फिर इसके बाद आप h कॉमन ले लें, न्यू माइनस न्यू डैश, है ना? h क्या, आप पूरा h न्यू ही कॉमन ले लें, है ना? अगले स्टेप में न्यू कॉमन ले लें, 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू, ठीक है? अच्छा, अपनी जो लास्ट इक्वेशन मिली थी वो मिली थी हमें 10 मिली थी, 10 आपने इसको डाला था, है ना? 10 के बाद आप ना इसको फर्स्ट नंबर केस जो मिला इसको 11 डाल देना, इसको 12 डाल देना, और जो आपका इससे अगला केस है उसको 13 डाल देना, ठीक है? और इसमें अपन नई इक्वेशंस डाल देते हैं क्योंकि काफ़ी बर्डन हो जाता है ना, ऑलरेडी 13 इक्वेशंस हो गई है ना, इसको इक्वेशन 1 ही डाल देते हैं, ठीक है? नए टॉपिक की तरह ट्रीट करो आप इसको। तो k इज इक्वल टू इतना आ गया। अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे नहीं पता कि न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू कितनी है। तो अब हमारा काम क्या रहेगा, ये न्यू डैश अपॉन न्यू या न्यू अपॉन न्यू डैश फाइंड आउट करना और उसको यहाँ पे रखना। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है? तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन शिफ्ट्स फॉर्मूला क्या था, ये था न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश, निकाला था ना हमने, h अपॉन m0c², 1 माइनस cos फाई। न्यू वाले में तो ये h अपॉन m0c² ही आता है, फिर जब हम इसे लैम्डा में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये h अपॉन m0c हो जाता है, ठीक है? क्योंकि न्यू को आप c अपॉन लैम्डा से खोलते हो तो वो एक c कैंसिल हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना? और मेरे को लगता नहीं है किसी बच्चे ने इसको न्यू को लैम्डा में कन्वर्ट करके देखा है, क्योंकि अगर देखते तो फिर आप मेरी गलती पकड़ लेते वहाँ पे कि वो h अपॉन m0c होना चाहिए, ठीक है? चलो खैर, थोड़ा सा सिंसियरिटी होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है? देखें, इसके बाद आप क्या करें इसको कि ये जो एक न्यू आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा ये वाला, है ना, इसको आप ले जाओ इधर, इधर ही तो जाएगा ये, है ना? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो m0c² और ये आ गया 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है? अब आप ये देखें, मैं इसको लिख सकती हूँ अल्फा 1 माइनस कॉस फाई, जहाँ पे आप बता देना कि जहाँ अल्फा क्या है, h न्यू अपॉन m0c², ठीक है? लास्ट में हमारा जब भी निकलेगा वहाँ हम इस अल्फा की जगह वापस से h न्यू अपॉन m0c² रख देंगे, ठीक है? कोई इशू नहीं है। अब आप आ जाइए, अब आप क्या करो, इसको ना तोड़ लो,
क्योंकि मुझे चाहिए न्यू डैश अपॉन न्यू। तो आप एलसीएम तोड़ लो, एलसीएम तोड़ोगे तो कितना आएगा, न्यू अपॉन न्यू डैश -1 इज इक्वल्स टू ये आएगा आपका अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। तो इस 1 को इधर ले जाओ तो न्यू अपॉन न्यू डैश निकल करके आ रहा है आपका 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे न्यू डैश अपॉन न्यू तो नहीं मिला, बट मुझे न्यू अपॉन न्यू डैश मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको यहाँ पे उल्टा करके रख दूंगी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को आप कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 पे अप्लाई कर दें। ठीक है, ठीक है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आपका देखें, फिर मैं 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई उल्टा करके लिख रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा एच न्यू 1 माइनस, आपको उल्टा करके लिखना है, ध्यान रखें, आपको 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई नहीं रखना, आपको रखना है 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है भाई, ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब आप एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम लो, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, कर दो इसको सॉल्व, चलो कर देती हूँ, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई, एलसीएम ले लो, यहाँ पे लेके जाओगे तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई, और यहाँ -1 की कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास के इज इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू अल्फा 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब आपका काम क्या है, आपका काम है, ये तो इक्वेशन निकाल दी मैंने काइनेटिक एनर्जी की, आपका काम है फॉर डिफरेंट केसेस, केस फर्स्ट फॉर फॉरवर्ड स्कैटरिंग। अब आपको पता ही है कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए ये फाई कितना होगा, फाई कितना होगा 0, आपको फाई यहाँ 0 रखना है, आपको फाइंड आउट करना है कि के कितना होगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट केस, केस नंबर सेकेंड फॉर परपेंडिकुलर स्कैटरिंग, यानी कि फाई इज इक्वल टू 90 या फिर फाई इज इक्वल टू π/2 आप यहाँ रखोगे। ठीक है, ठीक है, आपके पास उसके लिए आ जाएगा परपेंडिकुलर के लिए। केस नंबर थर्ड बैकवर्ड स्कैटरिंग के लिए फाई इज इक्वल टू पाई आप इस इक्वेशन में रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे के। एक काम और करना, आप जब फाई की वैल्यू रखते जाओ और जो फाइनल आपका आए उसमें आप अल्फा की जगह पर ये भी पुट करते जाना, एच न्यू अपॉन में m नॉट सी स्क्वायर। समझ में आ गई। तो आपको दो चीज़ें रखते हुए, एक तो अल्फा की वैल्यू और एक फाई, हर स्कैटरिंग के लिए फॉरवर्ड हो चाहे परपेंडिकुलर हो या बैकवर्ड हो, उनके लिए एंगल रखते हुए, अल्फा रखते हुए फाइनल आपको निकालना है कि हर केस के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी आएगी। ये आपका होमवर्क है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आपके इसमें एक बचा है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, बस एक ही टॉपिक बचा है वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन का मैं देख लूँगी, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो डायरेक्शन भी बता दूंगी, और 2 वीडियो लगेंगे आपके एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स कराने में, तो 3 यूनिट की ये चैप्टर बचा है। ठीक है, आप ये काम कीजिए और जितना बोल रही हूँ उतना करो और बाकी का समझते जाओ। कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, थैंक यू।